तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर 9 आपका घटनासार सीरीज का होने वाला है, जिसमें हम चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और नवीन जो नियुक्तियां हुई हैं उनको फैक्ट रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स ऐसी बन जाए जिससे हमें एग्जाम तक याद रह सके। और ये थंबनेल पे जैसे आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। एज इट इज पीडीएफ मिलेगी जैसी आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। सीधा चलते हैं, पहला टॉपिक क्या है आपका, चर्चित स्थल है, तो इनको देखते हैं। सबसे पहला है आपका मोढेरा। मोढेरा के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया फर्स्ट सोलर विलेज जो बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, वो कौन सा है, मोढेरा, गुजरात का। अब क्या हुआ है, न्यूज क्या है, नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा मोढेरा को, अभी तक क्या था, ये फर्स्ट सोलर विलेज था इंडिया का, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप से दर्जा दे दिया गया है। नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा मोढेरा को 24/7 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ, मतलब 24 घंटे सातों दिन क्या है, बैटरी ऊर्जा को जो भंडारण करने की प्रणाली के साथ साथ 100% सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पहला शहर बन गया है इंडिया का। इसे ग्रीन टाउन टैग दर्जा मिल गया है आधिकारिक रूप से। अब न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। वेलकम टू इंडिया फर्स्ट सोलर विलेज। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज हो, ग्रीन टाउन हो, आधिकारिक दर्जा मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के या मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा मिल गया है। अब ये न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद देखिए, सीमा पर स्थित सौर गांव, ये सीमा पर स्थित है, पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात का ये गांव है। इसे कौन सा गांव है, ये मसाली। तो ये सीमा पर स्थित आपका पहला सौर गांव है, ये हो गया आपका मसाली। ये न्यूज आपकी घटनासार में नहीं दी हुई है, ये न्यूज आपकी एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडेड कंटेंट डाला गया है, यही इसीलिए आपको ये पीडीएफ या ये कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको न्यूज दी थी मोढेरा की, डाली गई है मसाली की और दीव की भी, तो ये आपको एक जगह सारी न्यूज़ेस मिल जाएगी। आगे जो अपडेट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लासेस जब करेंगे उनमें अपडेट कर देंगे। तो अभी हम जो 6 महीने का करंट अफेयर की जो मैगजीन कर रहे हैं घटनासार की, वहां तक जो न्यूज थी आपकी मोढेरा या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपकी जो भी न्यूज़ेस होंगी वो यहाँ आपकी कंप्लीट होंगी। अब सीमा पर स्थित सौर गांव है आपका मसाली, और दीव क्या बनाए, अपनी कुल ऊर्जा की मांग को सोलर एनर्जी से पूरा करने वाला पहला जिला बना है। दीव बना है आपका डिस्ट्रिक्ट, जो दमन दीव में आता है। सौरगांव सीमा पर स्थित बना है आपका मसाली, और इंडिया फर्स्ट सोलर विलेज जो आप जानते हैं मोढेरा, 24/7 जो सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पहला गांव या ग्रीन टाउन है आपका। गांव और शहर में कंफ्यूज मत होइए, पहले ये सोलर विलेज बना है, उसके बाद ये ग्रीन टाउन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा आधिकारिक दर्जा दिया गया है इसको। अब उसके बाद आपको एक कमेंट में एक चीज बतानी है कि इंडिया की फॉसिल फ्यूल के बाद ऊर्जा को पूरा करने वाला किस स्रोत का योगदान होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस स्रोत का योगदान होता है, आपको बताना है। विंड एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, हाइड्रो पावर एनर्जी का, या बायोमास एनर्जी का। चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है कि कौन सा एनर्जी का स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ऊपर है और फॉसिल फ्यूल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, पंजाब के 3 स्थलों को पवित्र शहर का दर्जा दे दिया है। पवित्र शहर क्या होते हैं, इन शहरों में क्या होगा, मांस, मदिरा, तंबाकू, शराब, ये अन्य नशीले पदार्थ जो भी होंगे इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। कोई भी नशीले पदार्थ की बिक्री उस क्षेत्र में नहीं होगी। तो पंजाब ने 3 स्थलों को राष्ट्रीय या पवित्र शहर का दर्जा दिया है। कौन कौन से शहर हैं, अमृतसर वर्ल्ड सिटी, तलवंडी साबो या श्री आनंदपुर साहिब। 3 आपके शहर हैं, अमृतसर वर्ल्ड सिटी, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब। यदि याद ना हो तो इनको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहां से पकड़िए आप आनंद, यहां से आपको पकड़ना है आनंद, से आनंद पकड़िए, यहां से आप, यहां से लीजिए बंडी, से आप बनाएंगे बंदी, उसके बाद पकड़िए अमृत। ठीक है, तो 3 आपने पकड़ा, अमृतसर से अमृत, तलवंडी से बंदी और श्री आनंदपुर से आनंद। तो देखिए, जिस जगह पर शराब के लिए, मतलब कि शराब को व्यक्ति अमृत मानता हो और उसमें आनंदित रहता हो, शराब को व्यक्ति अमृत मानता हो और आनंद में रहता हो, वहां शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बंदी आवश्यक होगी, उनकी बंदी पवित्र शहर के लिए आवश्यक होगी। ऐसे कुछ आप याद कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट याद हो जाए, नो डाउट आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। जिसको याद नहीं होता है, लगता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके लिए है। शराब के लिए, जो व्यक्ति शराब को अमृत समझता हो और अपने आनंद में उसके लिए डूबा रहता हो, तो उस पवित्र शहर में शराब की बंदी आवश्यकता होगी, आवश्यक होगी। बंदी मतलब उसको पाबंदी होगी, उस पर पूर्ण प्रतिबंध होगा उस पर। ठीक है, यहां से आप समझ गए होंगे। अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। अब गोवा से 2 न्यूज़ेस हैं, जैसे देखिए, कोकण जीवोत्तम मठ में श्री राम की
श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है। इस श्री राम भगवान की 77 फीट की कांस्य प्रतिमा गोवा के गोकर्ण जीवोत्तम मठ में बनाई गई है, जिसके शिल्पीकार श्री राम सुतार थे। श्री राम वी सुतार, जो आप जानते हैं हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी शिल्पकार थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, हम आगे इसको भी पढ़ेंगे। तो गोकर्ण जीवोत्तम मठ आपको याद रखना है, श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहां बनाई गई है? जीवत्त गोकर्ण मठ, गोकर्ण जीवोत्तम मठ में बनाई गई है। यह है कहां? यह है आपका गोवा में। इसके शिल्पकार थे आपके राम वी सुतार। ये आपकी मूर्ति है, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पूरा आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं, अभी तक गोवा देखिए, नॉर्थ गोवा, जो भी गोवा गए होंगे उसको पता होगा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दो ही राज्य, मतलब दो ही डिस्ट्रिक्ट में बटा था। अभी तक केवल गोवा में दो जिले थे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अब प्रशासन को साउथ गोवा से शिफ्ट करने के लिए, मतलब कि और अधिक कुशल प्रशासन करने के लिए ये तीसरा जिला बनाया गया है, थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, उसका नाम है कुशावती। तो गोवा का तीसरा जिला किसे बनाया गया है? सीधा वन लाइन इफेक्ट आएगा, ये बनाया गया है आपका कुशावती को। और श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है गोवा में गोकर्ण जीवोत्तम मठ में। आपको ये तो याद ही रखना है, इतना फैक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ये हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, सबने ही लगभग देखा होगा, बट आपको देश याद रखना है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश के क्षेत्र में आता है? इस पर पीपी सर के द्वारा आपको शॉर्ट भी दी गई थी। तो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी जो है ये आपका आता है अफार क्षेत्र, इथियोपिया। क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, इथियोपिया इजी है और आपको क्षेत्र भी याद रखना है इसको। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी आपका जो ये है अफार क्षेत्र में। कैसे याद रखना है? देखिए, इतना भयानक जो विस्फोट जिस ज्वालामुखी में हो, तो इस इथियोपिया के किस क्षेत्र में होगा? इथियोपिया के बहुत दूर फार क्षेत्र में होगा, किसी फार क्षेत्र में होगा, अफार क्षेत्र में होगा। इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी होगा। जो देखिए 12,000 वर्षों के बाद जिसमें विस्फोट हुआ, वो समझिए 14 किलोमीटर ऊंचाई तक इसके धुआं गया हो, मतलब कि अपने समताप मंडल तक ये पहुंच गया है। और अरब सागर, लाल सागर होते हुए ये हमारे वेस्टर्न इंडिया तक आया, वहां से लेके चीन तक इसका विस्तार देखा गया है। तो आप समझ सकते हैं इसकी भयानकता कितनी रही होगी। इसीलिए इथियोपिया के ये फार क्षेत्र किसी दूर क्षेत्र में ही रहा होगा, इसलिए आपको अफार क्षेत्र भी याद रखना है, इथियोपिया भी याद रखना है। उसके बाद देखिए, तमिलनाडु की दो न्यूज है, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है लेकिन थी, तो कंपाइल करके आपको इसमें डाल दी गई है। आदि चेल्लनुर और आपकी कीजड़ी। आदि चेल्लनुर क्या है आपका? ये लौह युगीन महापाषाणिक स्थल है। सीधा यदि आपको कोई आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि आदि चेल्लनुर स्थित है, तो आप याद रखने के लिए दिमाग में आपके बना रहे। तो आपका आदि चेल्लनुर कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में। और कीचड़ी क्या है? इसमें भीषण बाढ़ द्वारा तबाही के 7 छवि देखे गए हैं। अभी जो एएसआई के द्वारा सर्वे किया गया है वहां, और उत्खननकर्ताओं के द्वारा क्या देखा गया है कि बैगई नदी के जो किनारे स्थित है आपका कीजड़ी, इसमें बाढ़ के द्वारा तबाही के साक्ष्य मिले हैं। इससे क्या होगा, इन लोगों ने लेयरिंग देखा कि किस प्रकार बाढ़ आई, फिर उसके बाद धीमे धीमे गाद का जमा हुआ। उससे क्या होगा कि हम लोग और भी अपना बेहतर बाढ़ मैनेजमेंट कर सकते हैं, और भी आपके आगे के ये काम आएगा। तो अब तमिलनाडु के दो साइड देखिए आपने, आदि चिल्लनूर और आपने कीजड़ी। उसके बाद तुर्की की एक न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप चाहे तो कर सकते हैं, देखना चाहे तो एक बार देख लीजिए। तुर्की में गोबेकली टेपे और करहान टेपे जैसे 11,000 वर्ष पुराने नव पाषाणकालीन स्थल की खोज की गई है। आयोग कई बार ऐसे फैक्ट उठा के डाल देगा आपको और आप समझ नहीं पाएंगे कहां से आया है। सीधा डालेगा गोबेक लीटपे और करहान क्षेत्र, या गोबेक लीटपे डाल देगा आपका और डाल देगा करहान क्षेत्र, और सामने मैच द फॉलोइंग में डाल देगा किस जगह से है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा अफार क्षेत्र, अफार क्षेत्र डाल देगा, आदि चेल्लनुर की जिड़ी। इस प्रकार के जो भी फैक्ट्स या जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होते हैं, मैं आपके मैच द फॉलोइंग में डाल देगा, इस प्रकार के डाल के आपको कंफ्यूज करेगा। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, जो ग्रीन हाईलाइटेड है फैक्ट्स, उनको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और जो आपके येलो से हाईलाइटेड हैं उनको भी आपको महत्वपूर्ण समझ के चलना है। जो हाईलाइटेड नहीं है, जिनको बताया जा रहा है उनको नहीं पढ़ना है, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें से भी कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आप एक दो बार देख के स्किप कर सकते हैं लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए। तो ठीक है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव आपने देखा, ये है आपका योकटेन सिक्किम में बनाया गया है। नोमैड सिक्किम पहल की तरह बनाया गया है। नोमैड आप जानते हैं, नोमैड क्या होता है? घुमंतू जिसको बोलते हैं। तो घुमंतू गांव पहला डिजिटल भारत का घुमंतू गांव बना है, योकटेन सिक्किम में बनाई है। योकटेन सिक्किम में बनाया गया है। ऑक्टेन या योकटेन, कुछ भी, ऑक्टेन कुछ भी याद रख सकते हैं। अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है इसलिए मैं ऑक्टेन ऐसे याद रखा हूं, आप अपना कुछ भी याद रख सकते हैं। ऑक्टेन
सिक्किम, ठीक है। उसके बाद देखिए लुंगफुन रोपोई मिजोरम का एक स्मारक है, लुंगफुन रोपोई। ये आपका मैगजीन में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, उसमें लिखा हुआ है लुंगफुन सेपुई, लुंगफुन सेपुई कर दिया है, लुंगफुन सेपुई, इस प्रकार से कंफ्यूजिंग दिया गया है उस जगह। लुंगफुन रोपुई मिजोरम का जो आपका स्मारक है एएसआई के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के से स्मारक घोषित किया गया है। आपको कमेंट में क्या बताना है, एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, एएसआई कब बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको फुल फॉर्म बता दिया है, इसका हेडक्वार्टर और इसका स्थापना वर्ष बताना है आपको। उसके बाद देखिए तोपरा कला या टोपरा कला जो हरियाणा का है उसके बारे में न्यूज आई थी। तो ये क्या होता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंध या कांस्य सभ्यता और लौह युगीन सभ्यता के मध्य का समय में स्थित ये टोपरा कला थी आपकी, जो हरियाणा में स्थित है। टोपरा कला आप ध्यान दीजिए हरियाणा में है, आप टोपरा कला को दिल्ली लगा के चले आएंगे, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, इसलिए टोपरा कला आपका है हरियाणा में, अच्छे से याद रखना है। दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ का मूल स्थान है, इसीलिए ये कंफ्यूज होता है, क्योंकि अशोक स्तंभ का मूल स्थान दिल्ली टोपरा इसको लिखा जाता है, दिल्ली टोपरा, तो ये दिमाग में आता है कि शायद ये दिल्ली में स्थित है, इसीलिए आपको बड़े अच्छे से इसको बहुत ही ढंग से ध्यान देना है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस अशोक स्तंभ को कहां लाया गया था, दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक को हम क्या लिखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, फास्ट, तो फास्ट क्या किया था, अशोक स्तंभ को, ऐसा कोई स्तंभ देखा, इतना बेहतरीन लोहे का स्तंभ देखा उसने और उसको फास्ट गति से दिल्ली ले आया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं चर्चित व्यक्ति, एक टॉपिक समाप्त हुआ, उसके बाद देखते हैं चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति में पहला है आपका खालिदा जिया। खालिदा जिया कौन थी, ये बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये बांग्लादेश नेशनल पीपुल्स पार्टी के से 2 बार प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश नेशनल पीपुल्स पार्टी बीएनपी, जो आपकी अभी प्रेजेंट की पार्टी थी उसकी अपोजिट पार्टी थी आपकी बीएनपी पार्टी, से 2 बार प्रधानमंत्री बनी और इनका हाल ही में ढाका में निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में है। खालिदा जिया आपको अब याद हो जाएगा, बीएनपी पार्टी से पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साई जादव, क्योंकि अभी बांग्लादेश काफी चर्चा में है, बांग्लादेश से भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं है, नाजुक समय में चल रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। साई जादव आईएमएच जो देहरादून है, इंडियन मेट्रोलॉजी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाली पहली महिला बनी है साई जादव। साई जादव क्या बनी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाली पहली महिला बनी है। उसके बाद देखिए नील मोहन, नील मोहन काफी इंपोर्टेंट है, टाइम्स के द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का नाम किसे घोषित किया गया है, सीईओ ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, नील मोहन। ये रहे नील मोहन, भारतीय मूल वंश के हैं और ये यूट्यूब के सीईओ हैं अभी, ठीक है, यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। टाइम्स के द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है नील मोहन को। टाइम्स के ही द्वारा किड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तेजस्वी मनोज को। किड ऑफ द ईयर कैसे याद रखना है, जब कोई बच्चा बहुत तेजस्वी होगा तभी टाइम्स जैसी इतनी वैश्विक पत्रिका के द्वारा उसे किड ऑफ द ईयर घोषित किया जाएगा। नील मोहन टाइम्स के सीईओ ऑफ द ईयर, तेजस्वी मनोज किड ऑफ द ईयर, ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए काफी इंपोर्टेंट ये भी है, जेम्स वॉटसन कौन है, डीएनए की खोज करने वाले। क्रिक और वॉटसन आपने बहुत अच्छे से सुना है, क्रिक और वॉटसन डीएनए की जिन्होंने खोज की थी, नोबेल पुरस्कार जीते थे, इनका भी क्या हुआ है, हाल ही में नवंबर 2025 में निधन हो गया है। तो इन्हें क्रिक और वॉटसन के साथ डीएनए की डबल हेलिकल संरचना, जिसे हम द्विकुंडलित संरचना बोलते हैं, डीएनए आपका जानते हैं, डबल हेलिकल संरचना, द्विकुंडलित संरचना, ठीक है, तो इसके लिए पुरस्कृत किए गए थे ये। अब इनकी बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, द डबल हेलिक्स बुक, द डबल हेलिक्स बुक, नाम से ही समझ जाएंगे, डबल हेलिक्स द्विकुंडलित बुक के बारे में कौन लिखेगा, या तो वॉटसन लिखेगा या क्रिक, बुक ऑप्शन में क्रिक भी डालेगा जिससे आपको कंफ्यूजन होगा, तो आपको याद रखना है वॉटसन अभी उनका निधन हुआ है इसीलिए उनकी बुक चर्चा में है। उसके बाद देखते हैं शिवराज सिंह पाटिल। शिवराज सिंह पाटिल क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, 90 वर्ष की आयु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उपलब्धि क्या थी इनकी, कि 7 बार सांसद रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2004 से 8 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक रहे हैं। बहुत अधिक उपलब्धि के कारण हाल ही में इनका निधन हुआ, मतलब उपलब्धि के कारण नहीं, इनका निधन हो गया है, इसलिए इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब देखते हैं कीर्ति सुरेश।
कीर्ति सुरेश अभिनेत्री है साउथ की, इनको क्या किया है, यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इनको क्या किया गया है, यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, जो एनिमल की एक एजेंसी होती है पेटा, एनिमल के फील्ड में काम करती है, उसके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर आपका रवीना टंडन जी को बनाया गया है। तो रवीना टंडन को पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए अशरानी को सभी जानते हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार और आपके जो एक्टर हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है, अशरानी। उसके बाद देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र का क्या हुआ है, नवंबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में 89 ईयर ओल्ड के हो गए थे ये, और इनका काफी समय से ये बीमार भी चल रहे थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनके बारे में पहले अफवाह उड़ी थी कि इनका निधन हो गया है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के द्वारा इनकी अफवाह उड़ा दी गई थी, मतलब फेक न्यूज थी। सोचिए बड़े चैनल्स के द्वारा भी वेरीफाई नहीं किया गया और ऐसी न्यूज चला देते हैं। तो धर्मेंद्र का भी क्या हुआ है, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2012 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, और अभी आपको जो एक शॉर्ट दी जाएगी उसमें भी आपको बताया जाएगा सारे पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। सब पद्म विभूषण किसको मिला है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपके पद्मश्री अवार्ड जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके आपको नाम, उनके नंबर सब याद कराए जाएंगे। जैसे आपके पद्म विभूषण 5 लोगों को मिले हैं, पद्मश्री आपके 113 लोगों को मिले हैं, पद्म भूषण आपके 13 लोगों को मिले हैं, टोटल 131 लोग होते हैं। आपको कैसे याद करवाया गया है, अभी शॉर्ट भी मिल जाएगी आपको। 131 इसको आप आगे लाएंगे तो 113 हो जाएंगे आपके पद्मश्री, इसमें से एक हटाएंगे बचेगा 13, ये हो जाएंगे आपके पद्म भूषण। इसमें आप 13 का पूरा मुंह ऊपर से मिला देंगे हो जाएगा 19। 19 महिलाओं को ये अवार्ड मिले हैं। 19 का 9 का उल्टा करेंगे 6, 16, 16 बन जाएगा। 16 आपके जो व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत जिसको पुरस्कार मिले हैं, और आपके बच जाते हैं पद्म विभूषण, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिले हैं आपके 5 लोगों को। 5 कैसे आएगा आपका, 131 टोटल है, तो 1 + 3 + 1 आपको मिल जाएगा 5। तो ऐसे आपको सब याद हो जाएंगे, एक बार दोबारा से चाहे तो देख लीजिए, वरना आपको इस पर शॉर्ट भी मिल जाएगी, एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी। पद्म विभूषण पूरे 5 नाम भी याद करवाए जाएंगे ट्रिक से, पद्मश्री भी जो इंपॉर्टेंट होंगे, पद्म भूषण जो भी इंपॉर्टेंट होंगे सब आपको शॉर्ट के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अभी भी आपको समझा दिए गए। तो 2026 में धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2012 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। इनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, दिल भी तेरा हम भी तेरे। हम ऐसे धर्मेंद्र जी के लिए भी कह सकते हैं, दिल भी आप ले गए और हम भी आपके लिए थे, दिल भी तेरा हम भी तेरे। और इनकी अंतिम मूवी थी 21, जिन्होंने नहीं देखी इसको देखिए, ये आपकी वॉर ड्रामा के ऊपर बनी हुई है। 1971 का जो पाकिस्तान से वॉर हुआ था उसके ऊपर ये सीरीज या ये मूवी बनी हुई है। लास्ट मूवी इनकी 21 थी, ठीक है। 2004 से 9 तक ये बीकानेर राजस्थान से बीजेपी सांसद भी रहे हैं। 2004 से 2009 तक बीकानेर से ये बीजेपी सांसद भी रहे, ये भी आपको याद रखना है। और मूर्तिकार आप देखते हैं रामजी सुतार, मूर्तिकार रामबंजी सुतार, अभी आपको ऊपर ही बताया था गोवा में जो श्री राम भगवान की मूर्ति बनाई थी उनके शिल्पकार थे रामजी सुतार। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है इसके भी मूर्तिकार थे रामबंजी सुतार। 100 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इनको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए विनोद कुमार शुक्ल, इनका भी 88 वर्ष में दिसंबर 2025 में निधन हो गया है। इन्हें साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, मैथिली शरण सम्मान, ये बहुत सारे सम्मान से नवाजे गए हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये इनका एक नाटक है। और नौकर की कमीज जैसी इन्होंने काफी इंपोर्टेंट रचनाएं हमें दी हैं। तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी, तीन तीन तो फेमस अवार्ड हैं और बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं। दीवार में खिड़की, नौकर की कमीज जैसी इन्होंने रचनाएं भी दी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन आने वाला है। ये देखिए वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, ठीक है। ये आपके 19 साल के बच्चे हैं, मतलब बच्चे क्या ही कहेंगे, अब 19 साल के हैं। इन्होंने दंडक्रम पारायण कंप्लीट कर लिया है। दुनिया में या भारत में दूसरे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने दंडक्रम पारायण इनको पूरा किया। पहले कौन थे, वेद मूर्ति नारायण शास्त्री। ये क्या है, बनारस के या काशी के बल्लभ राम शालिग्राम शांगवेद विद्यालय, बल्लभ राम शालिग्राम शांगवेद विद्यालय में इन्होंने दंडक्रम पारायण पूरा किया। दंडक्रम पारायण क्या होता है, शुक्ल यजुर्वेद के जो आपके
वैदिक मंत्र होते हैं उनका उच्चारण, कंप्लीट उच्चारण करने वाला जो बहुत टफ होता है, उस फिर उल्टा उच्चारण करना होता है, लगभग 2000 से अधिक श्लोकों को याद करना होता है, मतलब एक प्रकार से रटना होता है, आप ये समझ सकते हैं बस सिंपल लैंग्वेज में। लगभग इन्होंने 50 दिन में इसको कंप्लीट किया है और प्रधानमंत्री की जो द्वारा इनकी तारीफ भी की गई थी, इसलिए ये काफी चर्चा में रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए एग्जाम से बन जाते हैं। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, ठीक है, यहां से आप समझ जाएंगे पहले कौन थे, नारायण शास्त्री, वेद मूर्ति नारायण शास्त्री, तो नारायण पहले आएंगे, नारायण नारायण करते हुए, उसके बाद आएंगे आपके महेश, महेश फिर पहले नारायण फिर महेश, तो आपको यहां से याद हो जाएगा। अब देखिए कुछ पुराने फैक्ट्स आते हैं जो हमने पिछली घटनासार में भी पढ़े थे, जैसे कार्लोस एक्यूटेस है, इनको क्या कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत बनाया गया है। कृषांगी मेश्राम क्या हुआ है, ब्रिटेन की युवा सॉलिसिटर बनी है। कृषांगी मेश्राम, इनको क्या कैसे याद रखेंगे, ब्रिटेन की युवा सॉलिसिटर कौन बनेगा, जो मेश्राम बिल्कुल विश्राम नहीं करेगा, जो बिल्कुल विश्राम नहीं करेगा, कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की युवा सॉलिसिटर बनाई गई है। अब देखिए शिबू सोरेन भी काफी चर्चा में, क्यों, क्योंकि ना अभी गणतंत्र दिवस 2026 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जैसे धर्मेंद्र देओल को क्या हुआ था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, उसी प्रकार इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा या झामुमो के संस्थापक कौन है, शिबू सोरेन, और ये 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत हद तक काम करते हैं, बहुत हद तक काम करते हैं आदिवासियों के लिए, इसीलिए इनको दिशोम गुरु नाम से ये प्रसिद्ध हैं। 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं, इसीलिए ये काफी चर्चा में भी हैं और ये झारखंड के 3 बार सीएम रह चुके हैं। झामुमो के संस्थापक हैं, जो भी प्रेजेंट सीएम है उनके पिताजी हैं शिबू सोरेन, तो आपको नाम याद रखना है, ये रहे शिबू सोरेन, दिशोम गुरु भी आपको याद रखना है। यहाँ देखते हैं हम नवीन नियुक्तियां, कुछ जो नवीन नियुक्तियां हुई हैं उनसे भी आयोग क्वेश्चन पूछ देता है। पहला कौन है, पहला है आपका चरणजीत सिंह, जिनेवा स्थित निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये बनाए गए हैं। कौन, चरणजीत सिंह, जिनेवा में स्थित निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन के निशस्त्रीकरण प्रोग्राम में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं चरणजीत सिंह। अब इसको याद कैसे रखना है, निशस्त्रीकरण हम देखिए भारत पाकिस्तान के युद्ध से याद रख सकते हैं, जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है पाकिस्तान क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन में जाता है, अमेरिका के पास जाता है, तो उनके चरणों में गिरता है और बोलता है कि ये युद्ध रुकवा दो, और फिर बोलता है कि बाद में अपने यहाँ आके बोलता है कि हम तो जीत गए, चरणों में गिरकर वो जीत दिखाता है अपनी। तो चरणजीत सिंह निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में स्थायी प्रतिनिधि बने, आप इससे याद रख सकते हैं, या आप कुछ और भी ट्रिक अपनी बना के याद रख लीजिए। मेजरली आपको करना एट द एंड ये है कि आपको दिमाग में फिट बैठना है, याद करना है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको हम नालसा बोलते हैं, नालसा के क्या अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। तो नालसा हमेशा क्रम में रहता है, नालसा विक्रमनाथ कुछ ऐसे बना लीजिए आप। तो इसका एक्ट है आपका 1987 का, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, विक्रमनाथ बने हैं नालसा के अध्यक्ष, और इसके मुख्य संरक्षक कौन होते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सॉरी, नालसा का एक्ट है आपका 1987 का, जो 1995 में आपका लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है नालसा एक्ट है 1987, 1987 याद कैसे रहेगा, 987, तीनों लाइन से है 987, इसमें आपका क्या बन रहा है, क्रम बन रहा है, तो यहां से आपका हो गया विक्रम, समझ गए, इसीलिए आपको क्रम से पकड़ना था इसको, 987 एक क्रम बन रहा है नालसा में, जो नालसा में क्रम बन रहा है, इसीलिए नालसा के अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रम, क्रम, यहां से आप क्रम निकालेंगे, इन तीनों का क्रम बन रहा है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है, ये आपको अब यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। संरक्षक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो भी जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, ठीक है, 53 भी हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये उसके बाद देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, शेखा नासिर अल नवाइस या नोवैश, यूएई की शेखा नासिर अल नवाइस या नोवैस बनी है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग में 50 सालों में पहली बार कोई महिला प्रमुख बनाई गई है, शेखा नासिर अल नवाइस। अब हमें क्या याद रखना है कि यूएई की जब कोई पहली महिला, मतलब कि इस डिपार्टमेंट की, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट की, पर्यटन विभाग की आपकी पहली महिला जब कोई प्रमुख बनाई जाएगी, तो जो भी शेख मर्द होंगे, मतलब कि जो भी शेख पुरुष होंगे, उन वो कहेंगे नवाइस को नो वैश, नो बहस, पहले इसमें नो बहस थी कि कोई महिला बनाई जाएगी, लेकिन जब बन गई तब इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा, तो मैं याद रखना है शेख से नो बहस, कुछ भी ऐसे बना के नो बहस, शेखों में
अब बहस होने लगी, पहले नो बहस होती थी, अब शेखों में भी बहस होने लगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख बनाई गई है। यदि आपको लग रहा है कि बेतुकी ट्रिक है तो आप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। यदि जिसको लग रहा है कि अच्छी ट्रिक है आप याद रख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, छोड़ना और याद करना। अब देखिए अनंत गोयनका, अनंत गोयनका वो क्या हुआ है, फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। निर्मल कुमार पांडे एसोचैम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, आईसीसी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये जो भी उद्योग जगत के आपके 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें फिक्की, एसोचैम और इंडियन चैम्बर्स ऑफ एसो या कॉमर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनता है, एसोचैम और फिक्की, तो तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें अनंत गोयनका बने हैं। तो फिक्की आप जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण संस्था है उद्योग जगत की, तो गोयनका आप समझ सकते हैं, गोयनका टाइटल आपका सबसे अमीर टाइटल, मतलब वैसे तो नहीं उस हिसाब से, लेकिन गोयनका हुआ, आपका अंबानी हुआ, अडानी हुआ, कितने आपके अमीर टाइटल माने जाते हैं। तो फिक्की का अध्यक्ष भी गोयनका ही कोई बनाया जाएगा। उसके पहले इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल, अग्रवाल भी आप जानते हैं बनिया या अग्रवाल भी कितने आपके पैसे वाले होते हैं, टाइटल भी इनका कितना रिच टाइटल होता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे दिमाग में बनाना है कि फिक्की का अध्यक्ष गोयनका बनाए जाएंगे, एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे बनाए जाएंगे। और देखिए ब्रजभूषण अग्रवाल, यहाँ भी अग्रवाल आ गए, तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कोई अग्रवाल, ब्रजभूषण अग्रवाल बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको चारों नाम अग्रवाल नाम के ही दे दें, इतना भी आपसे हार्श नहीं होगा आयोग, ठीक है। तो ब्रजभूषण अग्रवाल, निर्मल कुमार पांडे और अनंत गोयनका आपके तीनों के आपको नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, खालिद एल एनानी, मिस्र के खालिद एल एनानी बने हैं यूनेस्को के महानिदेशक। जैसे आपसे पूछा जाता है ना, पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को को आपका हेडक्वार्टर बताना है और यूनेस्को किस वर्ष बनाया गया था, तो कई लोग आप कमेंट भी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई कमेंट नहीं करते हैं, बस केवल देखते हैं और निकल जाते हैं। तो आप लोगों से यही रहेगा कि आप फीडबैक अपना दिया कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपसे पूछा जाए एटलीस्ट उसका तो आप आंसर करने का प्रयास किया कीजिए, एक्टिवनेस दिखाया कीजिए अपनी, ठीक है। अब देखते हैं, राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, राजकुमार गोयल बने आपके मुख्य सूचना आयुक्त। ज्ञानेश कुमार बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार और इनकी बेटी जो अभी नोएडा की आपकी डीएम है, आप काफी चर्चा में सुन चुके हैं इनको। मैंने भी आपको एक शॉर्ट रील्स बना के उनके बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार वो अपनी नाकामी के लिए जानी गई थी। राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त, ज्ञानेश कुमार तो इंपोर्टेंट है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, 26वें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, जो हमारे मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान के इन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें क्या किया गया है, हाल ही में ये लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद देखते हैं जस्टिस सूर्यकांत, 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पहले 52वें चीफ जस्टिस थे आपके सीजीआई गवई के स्थान पर आए थे, जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जैसे आपको पिछली बार याद कराया था 26x2, तो 52वें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई थे, अब एक आपके बढ़ के 53वें आपके जस्टिस सूर्यकांत बन गए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार आपके 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, इसलिए इतने जल्दी ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके कम समय के लिए बनते हैं, इसलिए ये 53वें नंबर के बन गए। तो आपको तीनों ये याद रखने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ आपको तीनों आपके फिक्की, एसोचैम और आईसीसी तीनों के अध्यक्ष याद करने हैं। उसके बाद देखते हैं शैलेश चंद्र, टाटा मोटर्स के एमडी हैं ये शैलेश चंद्र, इन्हें क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। अब चुना गया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये ऐसे पहले भारतीय बने हैं जो इस पद के लिए चुने गए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं संगीता बरुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पत्रकार संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया है। ये है संगीता बरुआ जी। संगीता बरुआ क्या है, ये पत्रकार हैं और इनको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया है, संगीता बरुआ, ठीक है। उसके बाद बी साईराम है, ये क्या है, सीआईएल के अध्यक्ष बने हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं बी साईराम। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मतलब सबसे ज्यादा इन द सेंस जो आपको बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उनमें ये इंपॉर्टेंट है। डॉन कार्टज, यूएसए के डॉन कार्टज बने हैं आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, डॉन कार्टज। आप कहेंगे इतना इंपॉर्टेंट क्या था, जितना जोर दिया था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। पहले आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थी, ये थी भारत की गीता गोपीनाथ। अब कौन बने हैं, यूएसए के, ये रहे यूएसए के डॉन कार्टज आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। उसी के बाद देखिए उर्जित पटेल आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक बने हैं।
उर्जित पटेल। अब आईएमएफ की यही देखिए, ये नहीं दिया गया था, ये आपकी वैल्यू एडिट करके जो आपके फैक्ट लिखे गए यहाँ वो लिखे जा रहे हैं। आईएमएफ का हेड किसको बनाया गया है? आईएमएफ का हेड है क्रिस्टालिनिया जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये पहले आपकी यूरोपियन यूनियन की वाइस चांसलर थी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की वीसी थी ये, और अब ये आईएमएफ की हेड हैं। अब आपको देख रहे होंगे आईएमएफ का गठन कब हुआ था? 1944, जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं, और ये वॉशिंगटन डीसी में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। तो आईएमएफ के बारे में आपने ये न्यूज भी देख ली होगी कि आईएमएफ का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1944 में हुआ था, माफ कीजिए 1944 ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ होते हैं आपके लगभग सारे फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। जो आपको कोशिश की गई है कि जितने फैक्ट्स में हो सके आपको वो ट्रिक्स बना के भी बताई जाए, और जहां तक हो सके आपको याद करवाने की कोशिश की जाए। इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए, आपको रिवाइज करवा देते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो स्पीड में बता देते हैं। मोढेरा गुजरात का बना है आपका 100% सोलर एनर्जी से संचालित गांव। मसाली है आपका सीमा पर स्थित गांव। दीव आपका जिला है जो अपनी कुल सोलर ऊर्जा मांग को सोलर एनर्जी से पूरा करता है, कुल मांग को सोलर एनर्जी से पूरा करता है। पंजाब के 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है, अमृतसर वर्ल्ड सिटी, तलवंडी, अनंतपुर साहिब। शराब की बंदी के लिए पवित्र शहर बनाए गए हैं, तो शराब को अमृत के रूप में आनंद लेने वाले लोगों के लिए पवित्र शहरों में शराब की बंदी रहेगी, आपको ऐसे याद करना है। गोवा की 2 न्यूज थी, श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, और इसका तीसरा जिला कुशावती बनाया गया है। हाईली गुब्बी आपने देखा इथियोपिया में, काफी चर्चा में रहा था। इथियोपिया के भी फार क्षेत्र में है, मतलब अफार क्षेत्र में है। ये आपने देखा तमिलनाडु के आदिचेल्लूर और खिजड़ी को देखा। तुर्की की न्यूज भी आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव आपका याकटेन बना हुआ है, काफी इंपोर्टेंट था। लुंगफुन रोपुई मिजोरम का जो स्मारक है, एएसआई के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक महत्व के घोषित किए गए हैं इसको। और आपने देखा टोपरा कला, ये आपकी कांस्य और लौह युग के मध्य की आपकी क्षेत्र है। दिल्ली टोपरा अशोक स्तंभ का मूल स्थान, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको 14वीं सेंचुरी में दिल्ली लाया गया था। उसके बाद आपने चर्चित व्यक्ति देखे, खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री, बीएनपी पार्टी से 2 बार पीएम रह चुके हैं ये। साई जादव आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग में पहली कंप्लीट करने वाली पहली महिला बनी है। नील मोहन टाइम्स के 2025 सीईओ पर्सन ऑफ द ईयर, किड ऑफ द ईयर बने हैं तेजस्वी मनोज। जेम्स वॉटसन क्या हुआ है, इनकी हाल ही में मौत हो गई है, तो इनका निधन हो गया, इसलिए इनके बारे में फैक्ट पूछा जा सकता है। क्रिक और वॉटसन के साथ डीएनए की डबल हेलिकल संरचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद डबल हेलिक्स बुक इनकी वॉटसन की प्रसिद्ध है, ये पूछी जा सकती है। सॉरी, शिवराज सिंह पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इनकी उपलब्धि 7 बार सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है, ये देखा आपने। उसके बाद देखते हैं पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन घोषित की गई है। अशरानी और धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है। धर्मेंद्र जी 2012 में इनको पद्म भूषण और 2026 में हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। पहली फिल्म तेरा दिल भी तेरा हम भी तेरे, अंतिम थी 21 2009 से 2004 तक बीकानेर के राजस्थान से, मतलब राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के सांसद रहे हैं। रामजी सुतार की न्यूज देखी हमने। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल को देखा, और ये इंपॉर्टेंट थे आपके वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे। पहले आपके नारायण आएंगे, दूसरे नंबर के आपके महेश रहेंगे। दंडक्रम प्राणायाम को कंप्लीट करने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति बने हैं। कार्लोस एक्यूटिस के बारे में देखा, कृषांगी मेश्राम देखा, शिबू सोरेन देखा हमने, झामुमो के संस्थापक और 3 बार झारखंड के सीएम रहे, दिशोम गुरु के नाम से जानते हैं। 2026 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। नवीनतम हमने इंपोर्टेंट नियुक्तियां देखी। नियुक्तियां बहुत होती हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर को कुछ नए पद दिए जाते हैं, कंफ्यूजन होगा आपको, इतना याद भी नहीं रहेगा। चरणजीत सिंह आपने हमने देखा कि जब पाकिस्तान से वॉर होता है, चरण में जाके गिर जाता है कि हम जीत गए, बताता है बाद में, तो यूएन के निशस्त्रीकरण प्रोग्राम के भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। न्यायमूर्ति विक्रम, क्रम देखा इसका 987, नालसा का क्रम देखा तो विक्रम, उससे हमने मुख्य संरक्षक भी देखे। सीजीआई इसका हेडक्वार्टर दिल्ली देखा। शेखर नासिर अल नवाइश, नो बहस देखा हमने यूएई की, और उसको देखा यूएन की पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख बनी है। अनंत गोयनका, निर्मल कुमार पांडे, ब्रजभूषण अग्रवाल को देखा। उसके बाद खालिद एल एनानी को देखा हमने। क्या था ये? खालिद एल एनानी मिस्र के यूनेस्को के का महानिदेशक है, 12वां महानिदेशक यूनेस्को का बनाया गया है, 12वां महानिदेशक बनाया गया है। और उसके बाद देखा हमने राजकुमार गोयल, ज्ञानेश कुमार, जस्टिस सूर्यकांत, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, और इसको देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शैलेश चंद्र को देखा, टाटा मोटर्स के एमडी थे जिन्हें
क्या किया है, ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है इसका अध्यक्ष चुना गया है। बी साईराम, संगीता बरुआ और फिर डॉन कार्टर को अंत में देखा जो आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। ये कौन थे, इन्होंने गीता गीता गोपीनाथ इंडिया की जो थी उनको रिप्लेस किया था। उर्जित पटेल आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक और आईएमएफ की हेड थी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आईएमएफ का हमने गठन देखा 1944, वॉशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर देखा। सब आपको रिवाइज भी करना है, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। सारे फैक्ट एक बार क्लास देखने के बाद रिवाइज करना है, लास्ट में कंपाइलेशन मिलेगी उससे रिवाइज कर लेना है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।